कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और संज्ञा शब्द बनाना आज ये हम पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना ये भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में मित्र है तो उसका भाववाचक रूप बन जाएगा मित्रता। और यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द मानव है तो मानव का भाववाचक रूप बन जाएगा मानवता। आदि तो हम पढ़ चुके हैं। और आज दूसरा बिंदु पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ये हिमालय है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि हिमालय की जगह हम पर्वत बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं माना जाएगा। पर्वत बोलते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा का भेद माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हिमालय का भाववाचक रूप बन जाएगा हिमालय। इस प्रकार हिमालय। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि देशों के नाम बोलते हैं देश, तो फिर देशों के नाम बोलते हैं। अब नाम के अंदर ये भारत आया हुआ है, भारत है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस भारत शब्द का हम अगर भाववाचक रूप बनाएंगे तो भाववाचक रूप बनेगा भारतीयता, भारतीयता। इस प्रकार से इसका भाववाचक रूप बन जाएगा। और आगे यहाँ गांधी लिखा हुआ है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो इसका बन जाएगा गांधीवाद। इस प्रकार से गांधीवाद। यहाँ पर केशव शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यदि हम इसको भाववाचक संज्ञा में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा केशवत्व। इस प्रकार से तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण के अंदर आए हुए शब्द जैसे मीठा, मोटा, सुंदर, भला, बड़ा, हरा, कठोर, मूर्ख, ये सब क्या है? विशेषण है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो ये इस प्रकार से बनाएंगे, मीठा, मीठा से भाववाचक रूप बनेगा तो हो जाएगा मिठास, या फिर मीठापन भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये भाववाचक रूप। मोटा, मोटा का भाववाचक रूप बनेगा मोटापन। फिर आगे आया है सुंदर, सुंदर का भाववाचक रूप बनेगा सौंदर्य। भला, भला विशेषण शब्द है और इसका अगर हम भाववाचक रूप बनाना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगा, भला का भाववाचक रूप बनेगा भलाई।
फिर आगे बड़ा, बड़ा विशेषण शब्द है और इससे हम यदि भाववाचक रूप बनाना चाहते हैं तो बड़ा का भाववाचक बन जाएगा बड़प्पन। फिर अगला शब्द आया हुआ है हरा। हरा विशेषण शब्द है और इससे हम भाववाचक अगर बनाना चाहते हैं तो ये हरा का भाववाचक रूप बनेगा हरापन। फिर अगला शब्द आया हुआ है कठोर। कठोर विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनेगा कठोरता। फिर अगला शब्द है मूर्ख। मूर्ख विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनाएंगे तो हो जाएगा मूर्खता। अब यहाँ पर देखें, खट्टा विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनाएंगे तो हो जाएगा खट्टापन। अगला है पतला। पतला विशेषण है और इसको भाववाचक रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा पतलापन। अगला है लंबा। लंबा एक विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनाएंगे तो ये बन जाएगा लंबाई। अगला शब्द है छोटा। छोटा विशेषण शब्द है और भाववाचक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा छोटापन। फिर इसके आगे काला। काला विशेषण शब्द है, काला का भाववाचक रूप बनेगा कालापन। अगला है कोमल। कोमल भी विशेषण शब्द है और कोमल का जो भाववाचक रूप बनेगा वह हो जाएगा कोमलता। अगला शब्द है पंडित। पंडित का भाववाचक रूप बनेगा पंडिताई। इस प्रकार से, और पांडित्य भी भाववाचक रूप बनता है। फिर अगला है मधुर। मधुर विशेषण शब्द है और इसका यदि हम भाववाचक रूप में बदलना चाहते हैं या भाववाचक रूप बनाना चाहते हैं तो मधुर का हो जाएगा माधुर्य। तो ये इस प्रकार से आपको समझा दिया और आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर अगली बात करते हैं, चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये तो हो गई। क्रिया से भाववाचक रूप बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया शब्द में बात करें तो यहाँ पर शब्द आता है जैसे
पढ़ना। पढ़ना का भाववाचक रूप बनेगा पढ़ाई। इस प्रकार से फिर हम आगे अगर बात करें थकना, इसमें शब्द आया हुआ है थकना। थकना क्रिया है और इसका भाववाचक रूप बन जाएगा थकावट। यहां आपको लिखना है क्रिया और इधर लिखना है भाववाचक संज्ञा, लिख देना। फिर आगे देखें उड़ना। उड़ना क्रिया है, उड़ना का भाववाचक रूप बनेगा उड़ान। फिर आगे दौड़ना। दौड़ना क्रिया है और इसका भाववाचक रूप बनेगा दौड़। फिर अगला शब्द आया हुआ इसके अंदर लिखना। लिखना क्रिया है और इसका भाववाचक रूप बनेगा तो वह बन जाएगा लिखाई। और आगे क्रिया के अंतर्गत आया है चलना। चलना क्रिया है और इसका भाववाचक रूप बनाएंगे तो बन जाएगा चाल। इस प्रकार से बहुत सारे क्रिया शब्द हैं जिससे आप भी भाववाचक रूप बना सकते हैं। तो आपको ये भी समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला लेते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। पांचवा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। यहां पर अव्यय लिखेंगे और इधर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। इधर अव्यय लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा अव्यय किसे कहते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसके लिंग वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं निकट। ये अव्यय शब्द है और निकट का भाववाचक रूप बनेगा निकट का। इस प्रकार से फिर आगे और शब्द आए हुए हैं जैसे कि समीप। समीप अव्यय शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनेगा समीपता। भाववाचक रूप में सामीप्य भी बन सकता है इसका। फिर अगला शब्द है दूर।
दूर का भाववाचक रूप बनेगा दूरी। दूर शब्द है वह अव्यय है और दूरी है वह भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला शब्द इसमें आया हुआ है शाबाश। शाबाश का भाववाचक रूप बनेगा शाबाशी। आगे और इसमें शब्द आया हुआ है वाह वाह। वाह वाह ये अव्यय शब्द है और इसका भाववाचक रूप बनेगा वाह वाह। इस प्रकार से तो ये आप अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं तो ये भी आप सीख गए होंगे, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का बनाना। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाते हैं वो हमें देखना है। ये 5 तो हो गए, 5 तक हो गए। उसके बाद में छठा भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा बनाना। यहाँ पर भाववाचक लिखना है, भाववाचक संज्ञा, और इधर लिखना है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मानव, इसमें ता जोड़ देंगे। ये मानवता, और ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसका मानव हो जाएगा। मानवता है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि मानव है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला लेते हैं इसी के अंतर्गत पुरुषत्व। पुरुषत्व ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, और इससे यदि हम जातिवाचक संज्ञा बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा पुरुष। फिर उसके बाद में अगला शब्द लेते हैं स्त्रीत्व। स्त्रीत्व शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, और इस शब्द से हम जातिवाचक संज्ञा यदि बनाना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा स्त्री। फिर आगे अगला शब्द लेते हैं देवत्व। देवत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, और यदि हम देवत्व को जातिवाचक संज्ञा में बदलना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा
देव। तो प्यारे विद्यार्थी, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है ये भी आपने सीख लिया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। हाँ, तो ध्यान देंगे, किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त संज्ञा शब्द को किसी जाति के लिए प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा का स्वरूप ले लेती है। जैसे आगरा में घर घर में ताजमहल बनते हैं। अब ताजमहल का आशय ताजमहल की अनुकृतियों से है। अब दूसरा उदाहरण देखें, दुर्भाग्य का सामना कोई अर्जुन भी नहीं कर पाता है। दुर्भाग्य का सामना कोई अर्जुन भी नहीं कर पाता। यहाँ अर्जुन शब्द का आशय पराक्रमी पुरुषों से है। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर आगे 8वां है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे हमारी पुलिस के पास अनेक चेतक हैं। हमारी पुलिस के पास अनेक चेतक है। अब यहाँ अनेक चेतक हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया गया है। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इस वाक्य में चेतक का अर्थ है घोड़े हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इन तीनों प्रकार की संज्ञाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर संज्ञा के निम्नलिखित भेद भी माने जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डाकुओं का गिरोह, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। छात्रों की सभा, राजनीतिक दल, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता के रेखांकित शब्द समूह का बोध कराने के कारण समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सेना, कक्षा, मंडली, घुड़साल, पूंज, पुलिस इत्यादि भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ अथवा नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, दूध, पानी, तेल, घी इत्यादि। तो ये आपको अपना जो संज्ञा टॉपिक था वो पूरा समझा दिया गया। और फिर भी अगर आपको याद नहीं हुआ है तो जो आपको समझाया हुआ है उसको बार बार रिवीजन करें, दोहरान करते रहें, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और आज का जो होमवर्क है वो मिट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा और उसको देख करके पूर्ण करें तथा समय पर उसको सबमिट करें। धन्यवाद।